Let's start with what is a psychological test. So basically साइकोलॉजिकल टेस्ट वो होता है जो हमारे दो प्राइमरी मोटिव को फुलफिल करता है। जो हमारा पहला प्राइमरी मोटिव है वो ये कहता है कि साइकोलॉजिकल टेस्ट वो होता है जो हमारे बिहेवियर को मेजर करता है। क्या करता है? हमारे बिहेवियर को मेजर करता है। और वो मेजर कैसे करता है? सो बेसिकली इट हेल्प विद द हेल्प ऑफ क्वांटिफिकेशन। हम क्या करते हैं? सो बेसिकली हम करते क्या है, जो हमारा बिहेवियर होता है ना, वो एक क्वालिटेटिव थिंग है। ठीक है, हमारा जो बिहेवियर है वो एक क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है हमारा। ठीक है, तो साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या करता है? बेसिकली जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है ना, वो क्या करता है, इस क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को क्वांटिटेटिव में बदल देता है। तो हमारा जो क्वालिटेटिव एक्सपेक्ट है बिहेवियर का वो नंबर्स में आ जाता है, जैसे 30, 40, 50, 60 ऐसे करके ना। हम साइकोलॉजिकल टेस्ट जब करते तो ऐसे बिहेवियर्स को हम ऐसे मेजर कर पाते हैं, मतलब हम उनको क्वांटिटी में मेजर कर पाते हैं, हम क्वांटिफिकेशन कर पाते हैं, जिसकी वजह से हम बिहेवियर को मेजर कर पाते हैं। जो सेकंड प्राइमरी मोटिव आता है वो आता है प्रेडिक्शन ऑफ बिहेवियर। सो बेसिकली जब हम एक बिहेवियर को क्वांटिफाई कर देते हैं, ठीक है, तो जब हम बिहेवियर को क्वांटिफिकेशन कर देते हैं, जब उनको नंबर्स में दे देते हैं, तो उन नंबर्स के हिसाब से हम एक साइकोलॉजिकल टेस्ट में इंटरप्रिटेशन करते हैं। और उस इंटरप्रिटेशन में जो हर एक टेस्ट का ना अपना मैनुअल होता है, जिसमें वो दिया होता है कि 10 to 20 स्कोर आया है तो क्या होगा, 20 to 30 स्कोर आया है तो क्या होगा, 30 to 40 स्कोर आया है तो क्या होगा। ऐसे कर करके ना उसमें स्कोर्स के इंटरप्रिटेशन दिए होते हैं कि अगर बाई चांस मान लो आपने एक साइकोलॉजिकल टेस्ट में 50 स्कोर किया, ठीक है, तो 40 to 50 जो है ना, वो उसमें हम चेक करेंगे और वो आपका बिहेवियर बताएगा कि ऐसा 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 है कि आप ए सिचुएशन में ऐसा बिहेव करोगे, बी सिचुएशन में ऐसा बिहेव करोगे, सी सिचुएशन में ऐसा बिहेव करोगे, डी सिचुएशन में ऐसा बिहेव करोगे। तो क्या कर रहा है वो, इन नंबर से, जो नंबर देख रहे हो ना, ये क्वांटिफिकेशन से जो हमें नंबर्स मिले हैं ना, वो उनके बेसिस पे साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या करता है, बेसिकली साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या करता है, क्वांटिफिकेशन के बेसिस पे हमारे बिहेवियर के प्रिडिक्ट करने में मदद करता है। सो बेसिकली साइकोलॉजिकल टेस्ट वही होता है जो ये दो प्राइमरी मोटिव को फुलफिल करे। फर्स्ट इज द मेजर ऑफ बिहेवियर विद द हेल्प ऑफ क्वांटिफिकेशन एंड सेकंड इज प्रिडिक्शन ऑफ बिहेवियर ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्वांटिफिकेशन। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द अदर बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ द टेस्ट। सो बेसिकली जब एक टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एक आइटम करके एक कॉन्सेप्ट आता है। आइटम करके एक कॉन्सेप्ट आता है। तो आइटम्स बेसिकली होते क्या है? बेसिकली आइटम्स ना एक स्टेटमेंट या क्वेश्चंस जो है ना ऑफ अ टेस्ट। बेसिकली मान लो एक टेस्ट है, ठीक है, जैसे मान लो ये एक टेस्ट है, तो उसमें जो पहले नंबर पे एक क्वेश्चन होगा, दूसरे नंबर पे एक क्वेश्चन होगा, तीसरे नंबर पे एक क्वेश्चन होगा, चौथे नंबर पे एक क्वेश्चन होगा, ऐसे करते करते बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, बहुत सारे स्टेटमेंट्स होंगे। सो बेसिकली आइटम कुछ नहीं, एक स्टिमुलस होता है जो पर्टिकुलर बिहेवियर को मेजर करने के लिए बनाया गया होता है। इसको शॉर्ट एंड सिंपल वे में अगर समझा जाए तो बेसिकली आइटम, ये जो स्टेटमेंट्स है ना, वन स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट, या जो क्वेश्चन है, ये थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है, ये जो भी है ना, इनको ही हम कहते हैं आइटम। ठीक है, सो बेसिकली बहुत सारे आइटम्स को जब हम कंबाइन करते हैं तो एक टेस्ट बनता है। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि जो टेस्ट है ना, इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट, जो इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट है ना, उसको हम क्या कहते हैं, टेस्ट की स्मॉलेस्ट यूनिट्स को आइटम कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे आइटम को कंबाइन करके ही एक टेस्ट बनता है। ठीक है, सो बेसिकली ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं जो एक साइकोलॉजिकल टेस्ट और साइकोलॉजिकल टेस्टिंग को स्टार्ट करने से पहले हमें समझ में आ जाना चाहिए, और आई होप सो आपको ये समझ में आ भी गया होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कम्स अबाउट द फीचर्स ऑफ अ साइकोलॉजिकल टेस्ट। So basically there are multiple features of a psychological test. जैसे पहला जो फीचर होता है वो होता है ऑब्जेक्टिविटी का।
कि जो भी हमारा साइकोलॉजिकल टेस्ट है वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। सेकेंड इज रिलायबिलिटी, जो हमारा अपना जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है वो ऑब्जेक्टिव के साथ रिलायबल भी होना चाहिए। द थर्ड इज वैलिडिटी, कि ऑब्जेक्टिविटी और रिलायबिलिटी के साथ टेस्ट को वैलिड भी होना चाहिए। फोर्थ वन इज एक साइकोलॉजिकल टेस्ट के पास अपने नॉर्म्स भी होने चाहिए, ठीक है। एंड द फिफ्थ वन इज प्रैक्टिकेबिलिटी। हम एक एक करके इसको बहुत ही ब्रीफ में समझेंगे कि ये होते क्या है, ये फीचर्स क्या होते हैं और क्यों इंपॉर्टेंट है बेसिकली। सो बेसिकली ऑब्जेक्टिविटी की जब हम बात करते हैं, दिस ऑब्जेक्टिविटी की जब हम बात करते हैं, वेट अ सेकेंड, तो जब हम ये ऑब्जेक्टिविटी की बात करते हैं, सो बेसिकली इस ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है वो फ्री है बायसनेस से, ठीक है, और वो फ्री है, टेस्ट इज फ्री फ्रॉम सब्जेक्टिविटी। जो इंडिविजुअल है, जो टेस्ट मेकर है, जो टेस्ट कंस्ट्रक्ट कर रहा है, उसकी सब्जेक्टिविटी से ये फ्री है। ये ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव नहीं है, और उसमें कोई भी बायसनेस का इन्फ्लुएंस नहीं है। देखो ऑब्जेक्टिविटी भी फिर दो तरीके के होते हैं। तो बेसिकली ऑब्जेक्टिविटी दो तरीके के होते हैं, एक होता है आइटम ऑब्जेक्टिविटी और एक होता है स्कोरिंग ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है। सो बेसिकली आइटम ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि जो आइटम है वो ना कि ज्यादा डिफिकल्ट होने चाहिए, ना कि ज्यादा इजी होने चाहिए, वो मॉडरेट डिफिकल्ट होने चाहिए, मतलब बीच में डिफिकल्टी होना चाहिए उनका। डिफिकल्ट ना तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो, ना तो बहुत ज्यादा इजी हो जाए आंसर करने के लिए। तो एक आइटम वो अच्छा होता है जो मॉडरेट डिफिकल्ट हो, ठीक है। तो सेकेंड चीज है कि जो आइटम आप लिख रहे हो ना वो एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए, वो एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि जो भी आपके आइटम है अपने टेस्ट में वो ना क्लियर मीनिंग बताने चाहिए, उनका क्लियर मीनिंग, जो सब्जेक्ट है उसको अपना क्लियर मीनिंग समझ में आना चाहिए एक बार में उस आइटम को पढ़ के। तो ये आता है आइटम ऑब्जेक्टिविटी के अंदर। आइटम स्कोरिंग में जो आपके टेस्ट की जो स्कोरिंग है, एक जो सब्जेक्ट है ना वो टेस्ट कर लेगा, फिर उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो स्कोरिंग करता है। वो जो स्कोरिंग है ना वो ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक जो एडमिनिस्ट्रेटर ए है वो अलग तरह से स्कोरिंग कर रहा है, बी है वो अलग तरह से स्कोरिंग कर रहा है, सी जो है वो अलग तरह से स्कोरिंग कर रहा है, नहीं। ये जो स्कोरिंग है ना वो सेम होनी चाहिए, चाहे जो भी टेस्ट कंडक्ट करवा रहा है, जो भी टेस्ट कंडक्ट कर रहा हो, या कोई भी सब्जेक्ट हो, रिगार्डलेस ऑफ एनी एडमिनिस्ट्रेटर और सब्जेक्ट, हमारी जो स्कोरिंग है वो ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, वो सेम होनी चाहिए, कंसिस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो ये होता है ऑब्जेक्टिविटी। सेकेंड वन कम्स दी रिलायबिलिटी। सो बेसिकली देखो रिलायबिलिटी का क्या सीन है, आई टेल यू। रिलायबिलिटी देखो, एक रिलायबिलिटी ना अपने में ही बहुत डायनामिक कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो हम इसको बहुत ही ब्रीफ में समझते हैं, आगे वाली वीडियोस में हम रिलायबिलिटी को और अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। सो बेसिकली रिलायबिलिटी क्या होता है, देखो रिलायबिलिटी का मतलब होता है कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, होमोजेनस, ठीक है, परसिस्टेंट या प्रिसाइज। जब ये सारी चीजें ना एक स्कोर्स पे आ जाएं, जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है ना उसके स्कोर्स, तो उसको हम कहते हैं रिलायबिलिटी ऑफ अ टेस्ट। देखो इसका बहुत ही बेसिक एग्जांपल मैं अभी दे देता हूं, बहुत ही इजी वे में कि ये होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल इफ, चलो मान लो मैं एक टेस्ट बनाया है मैंने और उस टेस्ट का नाम है टेस्ट ए, ठीक है। मान लो मैंने 30 अगस्त को ये टेस्ट मैंने कंडक्ट किया। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये टेस्ट शिवानी पे कंडक्ट किया, ठीक है। सो बेसिकली मान लो जो 30 अगस्त को मैंने टेस्ट कंडक्ट किया उसमें शिवानी ने इसमें 60 स्कोर किया, ठीक है। फिर मान लो मैंने सेम टेस्ट, टेस्ट ए, मैंने सेम टेस्ट मैंने दिसंबर में कंडक्ट किया, 30 दिसंबर में कंडक्ट करा, और उसमें शिवानी ने स्कोर किया 62 मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे रिगार्डलेस ऑफ व्हाट, मैं किसी भी टाइम पे, किसी भी समय, जितना भी ड्यूरेशन हो, डजंट मैटर, अगर एक टेस्ट पे एक इंडिविजुअल सेम कंसिस्टेंट स्कोर कर रहा है, देखो यहाँ पे उसने पहली बार 60 किया, दूसरी बार 62 किया, मतलब आस पास में ही उसने स्कोर किया है,
तो ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे कि ये कंसिस्टेंट है स्कोर, ये जो टेस्ट है ये कंसिस्टेंट स्कोर दिखा रहा है और ये रिलायबल है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसी में मैं एक एग्जाम्पल ले लूं बाय चांस कि मान लो वही एक और टेस्ट है जो टेस्ट बी है, मैंने सेम 30 अगस्त को वो टेस्ट कंडक्ट किया, ठीक है। मान लो मैंने ये टेस्ट कंडक्ट किया शिवम पे, ठीक है, और उसमें उसने स्कोर किया 30, ठीक है। फिर मैंने सेम टेस्ट बी उस पे कंडक्ट किया, मान लो 30 दिसंबर को मैंने सेम टेस्ट बी कंडक्ट किया 30 दिसंबर को शिवम पे। इस बार उसने स्कोर कर लिया 200। तो यहाँ पे जो कंसिस्टेंसी है वो नहीं है, पर यहाँ पे देखो ये आसपास में ही है या कंसिस्टेंट है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि जो टेस्ट ए है ये रिलायबल है और ये जो टेस्ट बी है, ठीक है, ये जो टेस्ट बी है ये रिलायबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कंसिस्टेंसी स्कोर की नहीं है। एक बार में वो 30 कर रहा है, दूसरे बार में 200 कर रहा है, हो सकता है तीसरे बार में जब मैं तीसरी बार उस पर वो टेस्ट कंडक्ट कराऊं कुछ टाइम के बाद, तो हो सकता है वो 180 स्कोर कर ले, है ना। तो यहाँ पे ये कंसिस्टेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये रिलायबल नहीं है। टेस्ट रिलायबिलिटी का मोटा ब्रॉड में ये मतलब होता है कि किसी भी टाइम पे, किसी भी गैप के टाइम पे जब आप टेस्ट को कंडक्ट कर रहे हो किसी भी सेम इंडिविजुअल पे, तो वो इंडिविजुअल का उस सेम टेस्ट पे सेम स्कोर आना चाहिए। सेम स्कोर क्या, आसपास स्कोर आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कल को मैंने आईक्यू आप पे कंडक्ट किया, आज आपका आईक्यू एवरेज है और कल मैंने आप पे वही टेस्ट कंडक्ट किया तो वहां पे वो सुपीरियर आ गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो जो कैटेगरी है आप उसी में लाइक करेंगे अनटिल अनलेस कुछ ऐसा रिलायबल टेस्ट ना हो। अगर आपका टेस्ट रिलायबल है तो मतलब वो वही चीज शो करेगा, टेस्ट जो स्कोर्स हैं वो कंसिस्टेंट रहेंगे। देन अगर हम बात करें वैलिडिटी की, सो बेसिकली देखो वैलिडिटी क्या होता है, विल टेक द कॉन्सेप्ट ऑफ वैलिडिटी। तो देखो वैलिडिटी क्या होता है, वैलिडिटी बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि जिस टेस्ट को मैंने बनाया है, ठीक है, क्या वो चीज को मेजर कर रहा है कि नहीं, और कर रहा है तो किस एक्सटेंट तक कर रहा है, कितना वो मेजर कर रहा है और कितना नहीं मेजर कर रहा है। बाय चांस फॉर एग्जांपल मैंने एक साइकोलॉजिकल टेस्ट बनाया, टेस्ट सी, ठीक है। अब मैंने ये टेस्ट बनाया है स्टूडेंट्स में, है स्टूडेंट्स में एडजस्टमेंट को मेजर करने के लिए कि बच्चों में एडजस्टमेंट को मेजर करेगा, ठीक है। बट जब मैं इसका वैलिडिटी चेक करता हूं तो पता चलता है कि भाई ये तो एक्चुअली स्टूडेंट का एडजस्टमेंट नहीं चेक कर रहा है, ये तो स्टूडेंट में डिप्रेशन चेक कर रहा है भाई, ठीक है। तो क्या ये टेस्ट वैलिड है? भाई देखो मैंने टेस्ट बनाया था स्टूडेंट का एडजस्टमेंट टेस्ट करने के लिए, पर ये चेक कर रहा है डिप्रेशन, तो क्या हम इसको वैलिड टेस्ट मानेंगे? नहीं, ये टेस्ट वैलिड नहीं होगा, क्योंकि भाई इसको मैंने बनाया था एडजस्टमेंट चेक करने के लिए, चेक कर रहा है डिप्रेशन। बट मान लो फिर मैंने एक और टेस्ट बनाया, टेस्ट डी, है ना, ये टेस्ट डी है, मान लो मैंने ये टेस्ट डी बनाया, इसको मैंने बनाया था डिप्रेशन चेक करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल इसको मैंने बनाया था डिप्रेशन चेक करने के लिए कि बच्चों में कितना डिप्रेशन है, और ये एक्चुअली डिप्रेशन ही मेजर कर रहा है बच्चों में। तो क्या हम इसको कहेंगे कि क्या ये वैलिड है? हाँ भाई ये वैलिड है, क्योंकि बनाया मैंने डिप्रेशन के लिए और चेक कर रहा है डिप्रेशन। बट यहाँ पे क्या सीन था, बनाया एडजस्टमेंट के लिए चेक करने के लिए पर चेक कर रहा था डिप्रेशन। तो भाई ये वाला जो टेस्ट सी वाला केस है ना वो वैलिड नहीं है। बट क्या ये टेस्ट डी वाला केस ये पूरी तरह से वैलिड है, ठीक है। देखो इनमें बहुत तरीके के और डेप्थ में जाएंगे, ये जस्ट एक जनरल इंट्रोडक्शन है टेस्टिंग का कि कौन सा कॉन्सेप्ट क्या होता है। होप सो आपको एग्जांपल से थोड़ा समझ में आ रहा हो, और जब हम इनको और डेप्थ में पढ़ेंगे तो और अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। तो फोर्थ वन इज द नॉर्म्स। सो बेसिकली देखो नॉर्म्स का भी बहुत ही सिंपल सा सीन है, नॉर्म्स का कुछ ऐसा खास चीज नहीं है ना। तो देखो नॉर्म्स क्या होते हैं बेसिकली, देखो बेसिकली नॉर्म्स क्या होते हैं ना, आई टेल यू, बहुत ही ब्रॉडर सेंस में हम ये डिस्कस करेंगे कि देखो मान लो मैंने एक टेस्ट बनाया, टेस्ट ई, ठीक है। उस टेस्ट ई को मैं क्या करूंगा, इंडिविजुअल्स पे टेस्ट करूंगा, बहुत सारे इंडिविजुअल्स पे टेस्ट करूंगा, ठीक है। अलग अलग एज के, अलग अलग जेंडर्स के, अलग अलग लोगों को लेके मैं बहुत सारे इंडिविजुअल्स पे टेस्ट करूंगा मेरे टेस्ट को, ठीक है। और ये जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है इनको हम कहते हैं स्टैंडर्ड सैंपल। क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड सैंपल।
ठीक है, मैंने टेस्ट ई बनाया, ठीक है, फिर मैंने उसको क्या किया, स्टैंडर्ड सैंपल पे कंडक्ट किया, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि ये जो इनके जो स्कोर्स आएंगे ना, इनके स्कोर्स होंगे हैं, इनकी परफॉर्मेंस होगी कुछ ना कुछ उस टेस्ट पे, तो इनकी परफॉर्मेंस का मैं एवरेज निकालूंगा, ठीक है। और यही एवरेज उस टेस्ट ई का, यही जो एवरेज है ना इनके स्कोर और परफॉर्मेंस का इस टेस्ट पे, यही नॉर्म्स बन जाते हैं, ठीक है। अब मान लो ये टेस्ट ई जो है ना, ये अच्छी तरह से टेस्ट बन चुका है और मार्केट में आ चुका है। अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास मान लो कोई इंडिविजुअल आता है और मुझे ये टेस्ट कंडक्ट करना है। सो बेसिकली क्या होता है कि मान लो मैंने ये जो टेस्ट ई है ना, ये टेस्ट ई है, मान लो मैंने ये शिवानी पे कंडक्ट किया, ठीक है। शिवानी ने उस टेस्ट ई में स्कोर किया 70, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ये जो उसका 70 स्कोर है, ठीक है, मैं ये कंपेयर करूंगा इससे, ठीक है, मैं कंपेयर करूंगा इस एवरेज से, जो स्टैंडर्ड सैंपल था ना, ये जो स्टैंडर्ड सैंपल देख रहे हो ना, ठीक है, इससे मैं कंपेयर करूंगा शिवानी के स्कोर्स को, और इसी को नॉर्म्स कहते हैं। इसी प्रोसेस को, कंपेयर के प्रोसेस को हम नॉर्म्स कहते हैं। बेसिकली नॉर्म्स भी बहुत टाइप के होते हैं और बहुत सारे इसमें इसमें बहुत इन डेप्थ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बट इसको भी हम समझेंगे जब हम इस पे एक अलग से वीडियो बना रहे होंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लो, आई होप से इतना समझ में आ गया होगा। अभी ब्रीफ के लिए इतना काफी है कि जो स्टैंडर्ड सैंपल का जो परफॉर्मेंस होता है ना, उसी के बेसिस पे जब हम किसी इंडिविजुअल के परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं, उसको हम नॉर्म्स कहते हैं, उसी को हम स्टैंडर्ड कहते हैं, ठीक है। The last one is, I think, the last one is practicability. देखो, apart from all these things, apart from all these things, एक साइकोलॉजिकल टेस्ट को ना प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। देखो प्रैक्टिकल का मतलब है कि वो साइकोलॉजिकल टेस्ट एक्चुअल सेटिंग में कंडक्ट हो सके। वो टेस्ट ना तो बहुत ज्यादा लेंदी हो, ठीक है, ना तो बहुत ज्यादा छोटा हो, ना बहुत ज्यादा लेंदी हो, ना बहुत ज्यादा छोटा हो, ना हो बहुत इजी हो। ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा इजी है वो साइकोलॉजिकल टेस्ट, ऐसा ना हो कि वो साइकोलॉजिकल टेस्ट बहुत ज्यादा इजी हो, और ऐसा ना हो कि वो साइकोलॉजिकल टेस्ट बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो, ठीक है। सो बेसिकली वो ऐसा हो, ऐसा प्रैक्टिकल हो जो इन दोनों के मिडिल में हो, ना बहुत ज्यादा लेंथी हो, ना बहुत ज्यादा शॉर्ट हो, इनके कहीं मिडिल में हो। और ऐसा भी ना हो कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो, बहुत ज्यादा इजी हो, तो इनके इनके मिडिल में हो, मतलब मॉडरेट डिफिकल्ट होना चाहिए वो, ठीक है, ऐसा होना चाहिए ताकि हम उसको प्रैक्टिकल सिचुएशंस में, जो प्रैक्टिकल सिचुएशंस है ना, उनमें उनको हम कंडक्ट कर सकें इन टेस्ट को, ठीक है, उनको इंटरप्रेट कर सकें, और इंटरप्रेट करके जो भी हमारा रिजल्ट आ रहा है ना, वो रियल लाइफ में एप्लीकेबल हो। इसका मतलब है वो प्रैक्टिकेबिलिटी, कि मतलब साइकोलॉजिकल टेस्ट की कितनी प्रैक्टिकेबिलिटी है। ऐसा ऐसा कोई भी टेस्ट नहीं होना चाहिए जिसका सब कुछ, मान लो जैसे मैंने एक टेस्ट बनाया, ठीक है, मान लो मैंने एक टेस्ट बनाया, ओके, वो ऑब्जेक्टिव भी है, ठीक है, वो रिलायबल भी हो गया, वो वैलिड भी हो गया, मैंने नॉर्म्स भी बना लिए, बट वो प्रैक्टिकल नहीं है। तो क्या मतलब बनता है उस साइकोलॉजिकल टेस्ट का, जिसमें आप क्लिनिकल सेटिंग, एजुकेशनल सेटिंग, या काउंसलिंग सेटिंग, या कहीं पे भी अगर आप उसको यूज ही नहीं कर पा रहे, तो उस टेस्ट का यूज ही क्या है, प्रैक्टिकल ही नहीं। जब उस टेस्ट का कोई यूज ही नहीं है, तो वो अच्छा टेस्ट कैसे हुआ। तो मतलब ये सारे फीचर्स होने चाहिए एक साइकोलॉजिकल टेस्ट में, ताकि हम उसको बोल सकें जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है ना, वो एक बेसिकली गुड साइकोलॉजिकल टेस्ट बने। ये सारे फीचर्स होना जरूरी है, और इसमें से अगर एक भी फीचर मिस हुआ तो मतलब वो साइकोलॉजिकल टेस्ट स्टैंडर्ड नहीं बनेगा। सो बेसिकली द कॉन्सेप्ट इज कि ये जो है, ये जो ऑब्जेक्टिविटी है ना, ये जो रिलायबिलिटी है, ये जो वैलिडिटी है, हाँ, ये जो नॉर्म्स हैं, है ना, ये जो प्रैक्टिकेबिलिटी है, ठीक है, ये सारी चीजें मिलके एक टेस्ट को क्या बनाती हैं, स्टैंडर्ड। आपने सुना होगा साइकोलॉजिकल टेस्ट स्टैंडर्ड होते हैं, हाँ, वो टेस्ट जो स्टैंडर्ड नहीं है हम उनको कंडक्ट नहीं करते, और जो टेस्ट ने अपनी स्टैंडर्डाइजेशन
प्रोसेस से गया है, जिसने अपना स्टैंडर्डाइजेशन इस्टेब्लिश किया है, हम सिर्फ वही यूज करते हैं। तो स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या है कि मतलब एक जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है वो ऑब्जेक्टिव है, वो रिलायबल भी है, वो वैलिड भी है, उसका नॉर्म्स भी बन चुका है और वो प्रैक्टिकल भी है। ठीक है, और इसमें से अगर एक भी चीज अगर मिस होती है तो वो टेस्ट स्टैंडर्ड नहीं होता है। तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी हम कोई भी सेटिंग में, खासकर साइकोलॉजी में, हम कोई भी टेस्ट किसी क्लाइंट या पेशेंट पे कर रहे हैं तो वो स्टैंडर्ड हो। और कोई भी टेस्ट अगर स्टैंडर्ड नहीं है तो मतलब इसका मतलब है ना कि वो ऑब्जेक्टिव में कुछ कमी है, रिलायबल नहीं है, वैलिडिटी में कुछ कमी है, नॉर्म्स में कुछ कमी है, प्रैक्टिकल नहीं है। तो उनके जो भी स्कोर्स हैं, ठीक है, मान लो कोई भी एक टेस्ट है जो स्टैंडर्ड नहीं है, तो मतलब उसमें जो पेशेंट, क्लाइंट या जो भी इंसान है, इंडिविजुअल जो भी स्कोर करेगा वो रिलायबल नहीं होंगे, वो वैलिड नहीं होंगे, वो प्रैक्टिकल नहीं होंगे, और उस पर हम कुछ भी क्या नहीं कर पाएंगे, हम इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हम क्या नहीं कर पाएंगे, हम बिहेवियर को प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और जब हम इंटरप्रेट और प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाएंगे तो उस साइकोलॉजिकल टेस्ट का मतलब ही क्या बना, है ना। देखो स्टार्टिंग में मैंने बताया ना, स्टार्टिंग में मैंने बताया कि साइकोलॉजिकल टेस्ट के दो फंक्शन होते हैं। पहला है मेजर ऑफ बिहेवियर एंड सेकंड ऑफ प्रिडिक्ट ऑफ बिहेवियर। ठीक है, अगर कोई भी साइकोलॉजिकल टेस्ट अगर बाय चांस प्रिडिक्ट ही नहीं कर पा रहा है तो फायदा क्या उसका टेस्ट का, मतलब वो तो साइकोलॉजिकल टेस्ट हुआ ही नहीं पूरी तरह से। ऑलराइट, तो आई होप सो आपको इतना बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। एक और चीज है जो जिसमें मोस्टली लोग कंफ्यूज होते हैं, वो है द डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट, डायग्नोसिस एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट। सो बेसिकली देखो, होता क्या है कि दिस इज, मान लो ये जो है, ये जो पार्ट है, हाँ, दिस इज साइकोलॉजिकल टेस्ट। ठीक है, और मान लो दिस इज द डायग्नोसिस। ठीक, तो मान लो दिस इज द डायग्नोसिस एंड दिस वन इज द असेसमेंट, दिस एरिया इज असेसमेंट। ऑलराइट, सो बेसिकली द थिंग इज कि अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो जस्ट गेट इट कि असेसमेंट इज, जो असेसमेंट है ना, वो बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है। असेसमेंट के अंदर डायग्नोसिस एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट आता है। फिर उसके बाद जो ब्रॉड टॉपिक आता है वो होता है डायग्नोसिस का। देखो यहाँ पे देख सकते हो डायग्नोसिस का। ठीक है, डायग्नोसिस के अंदर साइकोलॉजिकल टेस्ट आता है। साइकोलॉजिकल टेस्ट एक बहुत ही छोटा चीज है, हालांकि साइकोलॉजिकल टेस्ट को हम साइकोलॉजिकल असेसमेंट भी बोल देते हैं, बट द छोटा सा डिफरेंस क्या है ना, ये जो तुम असेसमेंट देख रहे हो ना, इसमें साइकोलॉजिकल टेस्ट के साथ साथ ऑब्जर्वेशन भी आता है। ठीक है, तुम ऑब्जर्व करके भी असेसमेंट लेते हो, तुम इंटरव्यू लेते हो, इंटरव्यू भी एक तरह का असेसमेंट है। ठीक है, तो असेसमेंट इज अ वेरी ब्रॉड टॉपिक जिसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। फिर डायग्नोसिस आता है, डायग्नोसिस में भी बहुत ब्रॉड टॉपिक है। डायग्नोसिस भी करने के बहुत तरीके, सिर्फ एक टेस्ट उसका छोटा सा पार्ट है। एंड द लास्ट वन, ये जो देख रहे हो, द लास्ट वन इज द साइकोलॉजिकल टेस्ट। ये जो एरिया देख रहे हो, ये एरिया, ये साइकोलॉजिकल टेस्ट है। सो बेसिकली आई होप सो इसमें डिफरेंस समझ में आया हो कि डायग्नोसिस में कितना एरिया आता है, ठीक है, एंड असेसमेंट में कितना एरिया आता है। ठीक है, so assessment is a broader term, फिर comes diagnosis and then comes psychological testing। तो this is the what relationship is all about। overlapping भी है and एक दूसरे का broader and umbrella term है। तो basically इन तीनों में ये चीजें ऐसे function करती हैं।